Hello students, this is your trainer and guide Aishwarya Seth and I wholeheartedly welcome you all to India's first revolutionary, charitable and social educational platform of Learn to Lead Tutorials, UGC Online Mantra, where we are imparting you the free of cost complete coachings of various competitive exams just like UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, ETT, NTT, BEd, MEd and much more. Here our mission is to give you complete quality education at zero cost to the students all over India, especially to those students who can't afford these expensive coachings due to their financial conditions or because of COVID-19 lockdown scenario or any other reason. So students firstly subscribe this channel and get complete coachings 100% free of cost. I started this channel on 1st April 2020 during this lockdown 2.5 months before. In UGC paper 1 I completed 4 topics full-fledgedly, that is teaching aptitude, research aptitude, information and communication technology and communication as per the UGC NET syllabus, UGC NET paper 1 syllabus. So now the 5th topic, that is higher education, which is actually the 10th unit of UGC paper 1, is currently going on this channel, in which I am teaching you its subtopics in a chronological manner. So keeping this series in a running mode, today I will cover the part 2 of post-independence periods educational regulations or schemes. Educational regulations or schemes आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, दिस इज़ दी पार्ट 2. अब जो पार्ट 1 है वो हमने कल किया था, ठीक है जी. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की जितने भी स्कीम्स हैं हायर एजुकेशन की, एजुकेशनल रेगुलेशंस, वो हम कर रहे हैं इसी सीरीज़ में. और कल की वीडियो में अब आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में टोटल 11 स्कीम्स हैं, जिसमें से पहली 6, ठीक है जी, पहली 6 हमने कल की येस्टरडेज वीडियोस में हमने कम्प्लीटली डिटेल में कर ली हैं. अब हम नेक्स्ट जो है रेस्ट ऑफ द स्कीम्स से जो है आगे बढ़ेंगे और 7th जो कोठारी कमीशन है 1964-66 से जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी. फर्स्ट पार्ट मैंने कल करा दिया था, पहली 6 स्कीम्स मैंने कल करा दी थी और नेक्स्ट की जो 6 स्कीम्स हैं वो आज पार्ट 2 में करवा रही हूँ. जिसने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी वो पहले वो देखे, उसके बाद इसको कंटिन्यू करें, ठीक है जी. तो चलिए 7th कोठारी कमीशन 1964-66. So this commission is also known as the National Educational Commission. This commission is also known as the National Education Commission. ठीक है जी, 1964-66 में आया था और इसका दूसरा नाम क्या है, National Education Commission. This was set up by the Government of India on 14th July 1964. ठीक है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब चलाया था इसको, एग्जैक्टली क्या डेट थी, 14 जुलाई 1964, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी. पूरा नाम क्या है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर दौलत सिंह कोठारी, एम्ड एट एग्जामिनिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एजुकेशनल सेक्टर इन द कंट्री. इसका मेन एम क्या था, मेन फोकस क्या था कि जितने भी टोटलिटी में एजुकेशनल सेक्टर में डिफरेंट एजुकेशनल एस्पेक्ट्स हैं उनको एग्जामिन करना और उसमें छुपे हुए कोई भी लूप होल्स हैं, कुछ भी जो है रेक्टिफिकेशंस हैं, उनको जो है वो प्रॉपरली सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करना, ठीक है जी. सो थ्रू आउट नेशन जो है एजुकेशनल सेक्टर को जो है वो स्टडी करना इसका मेन फोकस था. अब उसने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी कोठारी कमीशन ने, ठीक है जी. सबसे पहले उसने क्या कहा, रिकमेंडेड फॉर एकेडमिक फ्रीडम टू टीचर्स टू अलाउ देम टू पब्लिश इंडिपेंडेंट स्टडीज़ एंड रिसर्चेज. अब इसके ऊपर मैंने एक स्टार भी लगाया हुआ है. ये क्वेश्चन आया था यूजीसी पेपर 1 में, ठीक है जी. पिछले 10 साल के 10 ईयर पेपर्स में जो भी पर स्कीम आया हुआ है वो मैंने अंडरलाइन करा हुआ है और वो क्रक्स जो है मैं लेके आ रही हूँ. मैंने आपको सबसे पहले क्या कराया, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड सिनेरियो में उसमें 14 स्कीम्स करवाई थी प्री इंडिपेंडेंस, ठीक है जी. अब मैं आपको क्या करवा रही हूँ, पोस्ट इंडिपेंडेंस सिनेरियो. उसमें से भी जो है मैंने पहले 6 कल करवा दी थी और आज की जो लास्ट रेस्ट ऑफ दी हैं वो आज करवा रही हूँ, ठीक है जी.
उसमें भी आपको मैं पहले भी कह चुकी हूँ, दोबारा कहती हूँ कि इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्कीम्स हैं पिछले 10 ईयर पेपर्स में से मैंने कंपाइल करके जो है बनाई हैं, खुद लिखी हैं आपके लिए, ठीक है जी, कंपाइल करके बनाई हैं। जो जो क्वेश्चंस जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं और वो कमीशंस में क्या क्या पूछ रहे हैं वो मैंने सारा कंपाइल करके बनाया है, ठीक है जी। सो ये चीज़ें आपने बिल्कुल माइंड में बिठा के रखनी है कि सबसे पहले इसने क्या किया था कि बिल्कुल एकेडमिक फ्रीडम दी थी, मतलब टीचर्स को फुल एकेडमिक फ्रीडम देने की जो है रिकमेंडेशन दी थी, इन विच दे शुड बी अलाउड टू पब्लिश देयर इंडिपेंडेंट स्टडीज़ एंड रिसर्चेज, ठीक है जी। दूसरी रिकमेंडेशन क्या दी थी, सजेस्टेड टू फॉर्मुलेट द जनरल प्रिंसिपल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर प्राइमरी लेवल टू द हाइएस्ट लेवल। अब उसने क्या क्या दूसरी रिकमेंडेशन क्या दी थी कि एक जनरल गाइडलाइंस बना ली जाएँ, जनरल प्रिंसिपल्स बना लिए जाएँ जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हों, कहाँ पे, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी लेवल टू हाईएस्ट लेवल। पूरे नेशन में एक यूनिवर्सैलिटी हो किसमें, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन में, जिसमें पूरा थ्रू आउट इंडिया जो है एक ही क्राइटेरिया जो सेट किया जाए, ठीक है जी, फ्रॉम प्राइमरी टू हाईएस्ट लेवल, कि जिसने भी कुछ भी एकेडमिक पढ़ना है, करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियंस, ठीक है जी, करिकुलम्स, ठीक है जी, सिलेबस, ये सब चीज़ें जो है वो यूनिवर्सली जो है डेवलप की जाएँ थ्रू आउट कंट्री, बिल्कुल सेम लेवल पे, ठीक है जी। एंड स्टैंडर्डाइज्ड नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन, कहने का मतलब वही है कि एक नेशनल पूरे थ्रू आउट अक्रॉस द कंट्री में एक स्टैंडर्डाइज नेशनल एजुकेशनल लेवल का जो है वो पैटर्न बनाया जाए, ताकि जिसको जो भी पढ़ रहा है, चाहे यहाँ बैठ के पढ़ रहा है, चाहे महाराष्ट्र में पढ़ रहा है, चाहे किसी भी स्टेट में थ्रू आउट इंडिया कहीं पर भी पढ़ रहा है, उसका जो पढ़ने का लेवल है, एजुकेशनल स्टैंडर्डाइजेशन है, वो सेम लेवल पे हो, कहीं भी कोई तरह की पक्षपात ना हो या डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड फार्मूला भी इसने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था कोठारी कमीशन ने, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको भी मैंने स्टार किया हुआ, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, कोठारी कमीशन ने फिर आगे क्या कहा, दैट 6% ऑफ द नेशनल इनकम शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। ये बहुत बड़ी बात है, और ये सबसे पहले 6% ऑफ द नेशनल इनकम का जो क्राइटेरिया था वो रेकमेंड किया था कोठारी कमीशन ने, कि नेशनल इनकम जितनी भी हम कमाएं पर ईयर, ठीक है जी, उसका 6% जो है वो हम किसके ऊपर खर्च करें, एजुकेशन सिस्टम पे, टोटल एजुकेशन सिस्टम पे जो हमें खर्च करना चाहिए, ये उसने रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है जी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इसके साथ साथ कुछ और रिकमेंडेशंस दी थी, जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है जी। इट ऑल्सो रिकमेंडेड द कॉमन स्कूल सिस्टम। कहने का मतलब क्या है कि कॉमन स्कूल कैसे, कि इट बेसिकली कॉमन स्कूल का जो पर्सपेक्टिव है वो कैसे कहा है उसने, to remove the existing isolation of teacher education from school और university life, कि जो टीचर्स आइसोलेशन का जो क्राइटेरिया है, टीचर आइसोलेटेड फील करते हैं, उसको मिटाने के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम का जो है वो सिनेरियो बनाया जाए। डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को की जो है रिकमेंडेशन, उसके लिए कहता है कि इसको अप्लाई करवाने के लिए डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स बनाए जाएं, जिससे जो है हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी हम प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाएँ, ठीक है जी। वो प्रोग्राम्स भी बनाने चाहिए। यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेज, कि रीजनल लैंग्वेज में जिस स्टेट की जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें इंस्ट्रक्शंस दी जाएं, ठीक है, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला, और 3 लैंग्वेज फार्मूला के भी सबसे पहले रिकमेंड किसने किया था, कोठारी कमीशन ने। देन इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन सिस्टम, फिक्सिंग नंबर ऑफ सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। ये भी जितनी भी रिकमेंडेशंस है छोटे छोटे लेवल पे भी आपने पढ़ी है, कौन कौन सी, स्कूल लेवल सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेज, इंप्लीमेंटेशन ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, फिक्सिंग नंबर ऑफ सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। ये भी सारी की सारी जो हैं रिकमेंड किसने की थी, कोठारी कमीशन ने। कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा अगर हम कंपाइल्ड वे में कोठारी कमीशन को देखें तो बेसिकली इसने कहाँ पे स्ट्रेस किया है, फोकस सबसे ज़्यादा कोठारी कमीशन ने किस में किया है, इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, टीचर एकेडमिक फ्रीडम के ऊपर, टीचर की इम्प्रूवमेंट करने के ऊपर, उसकी
ट्रेनिंग जो है उसके ऊपर जो है इम्प्रूव करने के ऊपर, ठीक है जी। सो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, यही इसका मेन मुद्दा था कोठारी कमीशन का, ठीक है जी। और ये सब चीज़ें फिर से कंपाइल्ड वे में देख लेते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ, 14 जुलाई 1964 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द दौलत सिंह कोठारी। और एजुकेशनल सेक्टर में उसके जितने भी लूप होल्स हैं वो स्टडी किए। फिर उसने क्या किया, एकेडमिक फ्रीडम मिलनी चाहिए टीचर्स को, उनका ट्रेनिंग जो है उसको और बूस्टअप करना चाहिए। फिर क्या है, उनकी जो रिसर्चेज हैं, स्टडीज़ हैं, वो इंडिपेंडेंटली जो है पब्लिश होनी चाहिए, ठीक है जी। जनरल प्रिंसिपल्स बनाने चाहिए, स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल्स बनाने चाहिए यूनिवर्सैलिटी ऑफ द एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है जी। फिर 6% ऑफ द नेशनल इनकम शुड बी स्पेंड ऑन द एजुकेशन इटसेल्फ। और ये सब चीज़ें जो हैं वो कोठारी कमीशन ने जो है कहीं और रेकमेंड की। और लास्टली इसने क्या किया, कोठारी कमीशन ने जो रिपोर्ट है ये सब कुछ लिख कर एक रिपोर्ट बनाई। और रिपोर्ट वो फाइनली कब सबमिट की, 29 जून 1966। फिर से सुन लीजिए, कोठारी कमीशन रिपोर्ट वाज सबमिटेड ऑन 29 जून 1966, ठीक है जी। जो इसने रिपोर्ट बनाई है, बिकॉज कोई भी कमीशन होती है, कोई भी कमेटी होती है, उसकी फाइनल रिपोर्ट तो बनती है। और वो रिपोर्ट उसने कब सबमिट की कोठारी कमीशन ने, 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट सबमिट करके जो है वो सारी रिकमेंडेशंस लिख कर उसके ऊपर जो है वो सबमिट करा दी, ठीक है जी। सो अब नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद क्या हुआ, 1964-66 में कोठारी कमीशन हो गया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्कीम आई, कमेटी आई, ईश्वर भाई पटेल कमेटी 1977, ईश्वर भाई पटेल कमेटी 1977। सो सबसे पहले जो है SUPW का जो कंसेप्ट है, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, ईश्वर भाई पटेल कमेटी को ध्यान से सुनिए। इसका एक ही मेन फोकस पॉइंट है, फुल ऑन एवरेज एक ही मेन फोकस पॉइंट है, SUPW। द फुल फॉर्म ऑफ SUPW इज सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क program recommended by this committee had been introduced in the primary schools firstly, ठीक है जी, एंड इट वॉज मेड कंपल्सरी अलॉन्ग विद द अदर सब्जेक्ट्स। ये एक प्रोग्राम है, ये एक सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। ये रेकमेंड किया था सबसे पहले, जो इस कंसेप्ट को कॉइन किसने किया सबसे पहले, ईश्वर भाई पटेल कमेटी 1977 में। ये क्या है कि वो कहते हैं कि पहले जो भी आपकी ये जो है कंपल्सरी एजुकेशन बना दी जाए अलॉन्ग विद द अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है जी। This SUPW program was firstly coined by this committee as a compulsory subject where students can choose from a number of vocational educational activities like knitting, painting, gardening, ठीक है जी, etc. And it was actually introduced in 1978 by Ministry of Education to promote Gandhian values। कहने का मतलब ईश्वर भाई पटेल में कमेटी में एक ही पॉइंट याद करने का है, और इसने एक ही रिकमेंडेशन दी थी बेसिकली, ठीक है जी, जिसमें उसने क्या कहा कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वोकेशनल, मतलब SUPW का मतलब है कि एक वोकेशनल सब्जेक्ट, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, दैट इज़ अ वोकेशनल कंसेप्ट और वोकेशनल एजुकेशनल एक्टिविटीज़ लाइक निटिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, ये जो है एक कंपल्सरी सब्जेक्ट बना दिया जाए अलॉन्ग विद द अदर सब्जेक्ट्स फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू मेक दैम सेल्फ डिपेंडेंट एंड सोशली हेल्पफुल इन दी सोसाइटी। कहने का मतलब वैसे तो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी जो भी उनके जनरल सब्जेक्ट्स हैं वो तो पढ़ते ही पढ़ते स्टूडेंट्स, उनके साथ एक और एड ऑन जो है वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी चूज़ करे, चाहे वो पेंटिंग है, निटिंग है, वीविंग है, गार्डनिंग है, कुछ भी चूज़ करे, एक एडिशनल सब्जेक्ट कंपल्सरी तौर पे जो है चूज़ करे, जिसमें उनको जो है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, मतलब वो खुद जो है उस चीज़ को बनाए, करें और खुद भी इंडिपेंडेंट हो जाएं और उन चीज़ों को बना करके सेल्फ फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, और सोसाइटी में भी उन चीज़ों को जो है वो कह सकते हैं कि सेल कर सकते हैं और सोसाइटी का भी वेलफेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। आपने कई बार देखा होगा स्कूल के बच्चे एग्जीबिशंस लगाते हैं, खुद बना करके चीज़ें, पेंटिंग्स बना के उसकी एग्जीबिशन लगाते हैं बेचने के लिए, ठीक है जी। आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बनाकर उसको बेचने के लिए लगाते हैं स्कूल वाले बच्चे, या कोई भी आपने इस तरह से एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं स्कूल।
तो ये चीज़ें, ये जो एक्टिविटी कंडक्शन का सबसे पहले जो चीज़ बनी थी, सोशली यूज़फुल प्रोडक्टिव वर्क, ये कंसेप्ट सबसे पहले आया था ईश्वर भाई पटेल ने, कमेटी ने जो है इंट्रोड्यूस किया था, और आजकल भी वो सारा चलता आ रहा है। ठीक है जी। सो ये सब चीज़ें हैं। सो इस तरह से जो है, और वो क्या कहता है, उसने अपनी रिकमेंडेशन दे दी ईश्वर भाई पटेल कमेटी ने इस SUPW के अंतर्गत। और एक्चुअली ये जो इंट्रोड्यूस हुआ SUPW जो कंसेप्ट है कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पे, इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1978 में। 1978 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको एक्चुअली स्कूल्स में कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, इन ऑर्डर टू प्रमोट द गांधीयन वैल्यूज़। गांधीयन वैल्यूज़ क्या मतलब? जैसे गांधी जी खुद सामान बनाते थे, ठीक है जी, कपड़े जो है बनाते थे, चरखा चलाते थे, वो चीज़ें, उनकी वैल्यूज़ जो हैं इस SUPW के कंसेप्ट में उनकी वैल्यूज़ झलकती थी, गांधीयन वैल्यूज़। तो ये एक्चुअली जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 1978 में सारे स्कूल्स में ये जो है कंपलसरी सब्जेक्ट एज अ उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है जी। सो ये ईश्वर भाई पटेल कमेटी का ये रिकमेंडेशन थी। नेक्स्ट चलते हैं जी। इसके बाद 9th नंबर पे आता है, उसके बाद आया नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। 9th नंबर पे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। ये 3 तरह की आई थी। NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, हम तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये आई थी 1968 में, उसके बाद NPE 1986 आया था, और उसके बाद जो लास्ट में NPE आई थी दैट इज़ दी 1992। और उसके बाद बिल्कुल जो लेटेस्ट आजकल चल रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दैट इज़ 2019। ये सारे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है जी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इन 1968 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्मुलेटेड द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन रिस्पॉन्स टू द रिकमेंडेशंस ऑफ द कोठारी कमीशन। ठीक है जी। कोठारी कमीशन को बेस रखते हुए 1968 में NPE जो है वो लॉन्च करी थी गवर्नमेंट ने। ठीक है जी। उसकी क्या क्या रिकमेंडेशंस थी देखिए। कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज प्रपोज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो चीज़ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कर दी कि 16 to 14 ईयर्स के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी और यूनिवर्सल लेवल पे जो है करानी पड़ेगी, और करानी भी चाहिए। ये रेकमेंड किया था उसने 1968 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में। नेक्स्ट रिकमेंडेशन क्या थी? रिकमेंडेड रीजनल लैंग्वेजेस मस्ट बी एनकरेज फॉर बीइंग यूज्ड इन द सेकेंडरी स्कूल्स। सेकेंडरी स्कूल्स में बेसिकली रीजनल लैंग्वेजेस को जो है वो ज़्यादा प्रमोट करने की भी जो है प्रावधान या रिकमेंडेशन जो है NPE 1968 में के अंतर्गत दी गई थी। ठीक है जी। सो कोठारी कमीशन को, जो कोठारी कमीशन था उसको बेस लेके चलते हुए ये रिकमेंडेशंस जो हैं फर्दर NPE 1968 ने ये रिकमेंडेशंस जो हैं वो लॉन्च करी, जारी की। ठीक है जी। ये आप बिल्कुल इसकी माइंड मैपिंग करनी है, माइंड में बिठाना है कि 1968 में कौन कौन सी जो है रिकमेंडेशंस दी थी गवर्नमेंट ने, और क्या दिया था। इट वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट इंग्लिश हैड टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स एंड इट कंसिडर्ड हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज। और अब फाइनली उन्होंने रेकमेंड किया कि हिंदी हमारी मातृभाषा घोषित, मतलब घोषित तो उन्होंने करी हुई थी, लेकिन अब पक्का उसको एक पक्के तौर पे जो है वो उन्होंने कह दिया कि हिंदी जो है उसको कंसिडर करें हमारी नेशनल लैंग्वेज। ठीक है जी। उसके ऊपर हमारे लिए कोई लैंग्वेज नहीं है। हाँ, लेकिन इंग्लिश मीडियम में जो भी आप पढ़ाते हैं या जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं टीचर्स, ठीक है, जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको इंग्लिश में वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे पीक लेवल पे क्या है हमारे लिए? हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। ठीक है जी। सो इट वॉज द ओपिनियन दैट इंग्लिश हैड टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स एंड इट कंसिडर्ड हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या चलते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत विच वॉज द सिंबल ऑफ इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। आपको भी पता है सबसे ओल्ड लैंग्वेज इंडियन कल्चरल हेरिटेज संस्कृत है। सारी जितनी भी संस्कृत जो है वो बेस है, वो हिंदी का भी बेस है, वो अदर जो है भाषाओं का या साइंसेस का भी बेस है। तो उन्होंने कहा कि संस्कृत को हमारा इंडियन कल्चरल हेरिटेज थी, है और रहेगी, इसको हमने बना के ही रखना है। ये भी उसकी रिकमेंडेशन थी। ठीक है जी। NPE 1968 की। इट रिकमेंडेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट 6% ऑफ द नेशनल इनकम ऑफ टू बी स्पेंट ऑन एजुकेशन।
अब इसने किसको बेस माना था? कोठारी कमीशन को। कोठारी कमीशन ने सबसे पहले कंसेप्ट दिया था ना 6% ऑफ नेशनल एजुकेशन टू बी स्पेंट ऑन दी एजुकेशनल सेक्टर। सो उसने उसी को बेस लेके इसको और स्ट्रॉन्ग वे में कहा कि जो कोठारी कमीशन ने ये कहा है उसको हमने अब एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना है कि एटलीस्ट 6% तो होना ही चाहिए। हमारी जितना भी हमारा फाइनेंशियल बजट बनता है, नेशनल इनकम का 6% तो कंपलसरी तौर पे हमें एजुकेशन के ऊपर खर्च करना ही चाहिए, सो दैट टू इम्प्रूव द एजुकेशनल लेवल थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है जी। सो ये रिकमेंडेशन सारी दी थी NPE 1968 में। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, जब उसके बाद नई पॉलिसी आई, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 वाली। 1968 के बाद उसको ही और ज़्यादा जो है न्यू वर्जन आया उसका, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का 1986 में। अब इसने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी? इट हैज़ हैड प्रोविजंस ऑफ फेलोशिप फॉर द पुअर चिल्ड्रन। फेलोशिप का मतलब होता है स्कॉलरशिप। अब ये क्या कह रहा है कि 86 वाली NPE ने क्या किया, सबसे पहले जो है उसने पुअर चिल्ड्रन को अपना जो है फोकस पॉइंट बनाया कि पुअर चिल्ड्रन के लिए फेलोशिप्स जो है वो मुहैया कराए जाएं, स्कॉलरशिप्स मुहैया कराई जाएं, ताकि जो पुअर फेलोज़ हैं, पुअर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी, पढ़ने में बहुत तेज़ हैं, पढ़ने में बिल्कुल क्रीम स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फाइनेंशियली पुअर हैं, उनको सरकार अपने तरफ से जो है स्कॉलरशिप्स देके पढ़ाए, उनकी अपनी जो कोई भी उनको फाइनेंस खर्च ना करना पड़े पुअर स्टूडेंट्स को, और उनके पास होता भी नहीं है, तो उन्होंने फोकस किस पे किया? पुअर स्टूडेंट्स को फेलोशिप देने में। ठीक है। नेक्स्ट क्या किया? इट एम्फसाइज इम्पार्टिंग अडल्ट एजुकेशन, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स फ्रॉम अप्रेस्ड ग्रुप्स। मतलब अब दूसरा इसने क्या प्रावधान दिया कि अडल्ट एजुकेशन जो है वो ज़्यादा मतलब पहले अडल्ट एजुकेशन ओपनली जो है नहीं करवाई जाती थी। अब वो उसने क्या किया 1986 में, कहता है कि अडल्ट एजुकेशन को भी फोकस करके सारे स्कूल्स में, सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे ऐसे जो हैं वो कंसेप्ट समझाए जाएं जो पहले हेजिटेंट थे हम समझाने में, अडल्ट एजुकेशन दी जाए, ताकि जो हमारी यूथ है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको वो ओपन माइंडेड हो सके। एंड रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स फ्रॉम अप्रेस्ड ग्रुप्स। ठीक है जी। अप्रेस्ड ग्रुप्स होते हैं जो बैकवर्ड इलाकों से या एरिया से जो टीचर्स हैं या उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही, उनको अपॉर्चुनिटीज़ पहले दो। ठीक है जी, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ दो इक्विवेलेंट बेसिस पे। ठीक है जी। एंड इट वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन सेटिंग अप द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एट दिल्ली। और सबसे मेन बात, हाईएस्ट फोकस पॉइंट NPE 1986 का ये है कि इग्नू यूनिवर्सिटी जो है वो नेशनल लेवल पे इसी पॉलिसी के थ्रू जो है वो इंस्ट्रूमेंटल हुई थी। मतलब उसको एग्जीक्यूशन का बहुत बेस इसको मिला था इग्नू को, कि इग्नू जो है इसी 1986 में ही जो है बहुत ज़्यादा, मतलब उसको एक एक्स्ट्रा फोकस करके जो है इग्नू को और ज़्यादा प्रमोट किया गया। ठीक है जी। सो क्या है इग्नू? सो ये हमारे नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है जो बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाती है, और कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो चलाती है, सब तरह की जो है वो नेशनल लेवल पे सारे कोर्सेज जो वो चलाती है। ठीक है जी। सो इसका जो एक चैनल भी आता है ज्ञान दर्शन, इग्नू का ज्ञान दर्शन होता है, जिसपे वो जितने भी लाइव टेलीकास्ट करती है प्रोग्राम्स का, जो भी वो पढ़ाती है कोर्सेज़ का। तो ये इसको इंस्ट्रूमेंटल बनाने में भी NPE 1986 में 1986 पॉलिसी ने बहुत ही बड़ा जो है वो योगदान दिया इग्नू के पर्सपेक्टिव से। ठीक है जी, उसको और प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट क्या, इट ऑल्सो सेट अप द स्टेज फॉर द एमरजेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। येस, ICT in education, information technology in the education, besides opening up the technical education sector in a rather big way to private enterprise। मतलब टेक्निकल एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी बेस लेकर एजुकेशन का बढ़ावा दिया, कि इन एजुकेशन विदाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ यूजलेस। मतलब क्योंकि हमने बहुत लार्ज एरियाज़ कवर करने हैं एजुकेशन के, तो जहाँ पे कंप्यूटर्स नहीं होंगे, जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं होएगी, जहाँ पे कम्युनिकेशन के डिवाइसेस नहीं होंगे, वहाँ पे एजुकेशन कैसे जा सकती है? तो उसको फ्लरिश करने के लिए जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया एजुकेशन के साथ साथ, और टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर को भी बढ़ावा दिया, और उसकी ज़्यादातर जो है उसको सौंप दिया ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर को, ताकि वो और बढ़ चढ़कर जो है टेक्निकल एजुकेशन को और प्रमोट कर सकें, पब्लिकली भी
पब्लिकली तो हम करते ही आ रहे हैं, लेकिन साथ में प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी आगे बढ़ चढ़ कर आए टेक्निकल एजुकेशन को जो है प्रमोट करने के लिए, ठीक है जी। सो ये सारे प्रावधान, ये सारी रिकमेंडेशंस थी NPE 1986 की, ठीक है जी, एज इट इज़ आपको याद करनी है। उसके बाद आई NPE 1992 और एडवांस वर्जन। सबसे पहले आई 1968 वाली, उसके बाद 1986 वाली, अब क्या आई है 1992 वाली, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सेट अप द कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आचार्य रामामूर्ति इन 1990 to reassesses the impact of provision of national policy of education। अब ये जो कमीशन बनी थी, ये पॉलिसी जो है किसकी चेयरमैनशिप के अंडर बनी थी? आचार्य रामामूर्ति इन एग्जैक्टली 1990, ठीक है जी। तो इसने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए? मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी वर एज फॉलोज। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन वाज सेटअप। सबसे पहले ये पॉइंट आया हुआ है, ये पेपर में आया हुआ है कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE कब सेटअप हुआ? किसकी रिकमेंडेशन पे सेटअप हुआ? किसकी? 1992 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में, ठीक है जी, ये याद रखना है आपको। फिर इसने क्या किया? स्ट्रेसेस ऑन द प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग द नेशनल इंटीग्रेशन। अब सेकंड क्या इसका फोकस पॉइंट था कि ओवरऑल नेशनल इंटीग्रेशन एंड ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इसने और स्ट्रॉन्ग कर दिया, ठीक है जी। एंड स्ट्रेसेस ऑन द डेवलपिंग मॉरल वैल्यूज़ अमंग द स्टूडेंट्स। एजुकेशन में, करिकुलम में जो भी हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, साथ साथ में मॉरल वैल्यूज़ को कोलैबोरेट करके फिर जो है एजुकेशन दी जाए। मॉरल प्रिंसिपल्स, कोड ऑफ एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़, क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब आजकल भी आपको पता होगा कि मॉरल साइंस जो है दिस इज़ द मैंडेटरी एंड कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर द स्कूल्स स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो ये सबसे पहले किसने कॉइन किया था? इसी ने किया था कि मॉरल एजुकेशन स्टूडेंट्स को कंपल्सरी तौर पे मॉरल एजुकेशन भी एज ए सब्जेक्ट जो है पढ़ाया जाए, ठीक है जी। सो ये सारी रिकमेंडेशंस थी 1992 NPE की। अब उसके बाद आई यशपाल कमेटी रिपोर्ट। 1992 NPE के बाद नेक्स्ट जो है वो कमेटी आई, कौन सी? यशपाल कमेटी रिपोर्ट, ठीक है जी। इन ईयर 2019 the Ministry of Human Resource and Development MHRD has set up a committee on higher education known as the यशपाल कमेटी। अब 2009 में यशपाल कमेटी बनी थी। किसने बनाई थी? MHRD ने बनाई थी। The chairman of the committee was यशपाल for examining reforms to be brought about in higher education in India। बेसिकली क्या है, जितनी भी रेजोल्यूशंस हैं, रिफॉर्मेशंस हैं, ठीक है जी, और जितनी भी हायर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से रिफॉर्म्स जो हैं, ठीक है जी, इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए यशपाल कमेटी जो है बिठाई गई थी और उसको जो है पूरी की पूरी चेयरमैनशिप दे दी थी मिस्टर यशपाल सिंह को, ठीक है जी। फॉर एग्जामिनिंग रिफॉर्म्स टू बी ब्रॉट अबाउट इन हायर एजुकेशन इन इंडिया, यशपाल वॉज अ ग्लोबली रिनाउंड फिजिसिस्ट, एकेडमिक्स एंड हायर एजुकेशन रिफॉर्मर प्रोफेसर, ठीक है जी। वो प्रोफेसर थे, हायर एजुकेशन रिफॉर्मर भी थे और उसके साथ साथ बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट और एकेडमिशियंस थे यशपाल जी, और उनके चेयरमैनशिप के अंडर जो है ये कमेटी जो है बिठाई गई। सो इन इट्स रिपोर्ट यशपाल कमेटी लेड एम्फेसिस ऑन द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी एंड एडवोकेटेड अ नंबर ऑफ मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस। कहता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन को और बूस्टअप करने का जो मेन मकसद था वो यशपाल कमेटी का था कि यूनिवर्सिटी स्टैंडर्डाइज्ड वे में और ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव हो यूनिवर्सिटीज़ थ्रू आउट द नेशन, ठीक है। एंड इट एडवोकेटेड अ नंबर ऑफ मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस कि इंटरनल स्ट्रक्चराइजेशन एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चराइजेशन में प्रॉपर स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं एजुकेशन लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, हायर एजुकेशन लेवल पे कैसे कैसे जो है वो लेके आने हैं, वो यशपाल कमेटी ने जो है रेकमेंड किया था। एंड बेसिकली फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस ऑफ द यशपाल कमेटी रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में कौन कौन सी रिकमेंडेशंस दी थी, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंटली। आई थिंक ये आया था पिछले से पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है जी, और ये लगातार जो है वो और भी आता रहा है यशपाल कमेटी पे क्वेश्चन, ठीक है जी। सो ध्यान से समझिएगा। इन द फाइनल रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कमेटी टू द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इट वॉज रिकमेंडेड दैट डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस शुड बी अबंडेंट। सबसे पहले यशपाल कमेटी ने कहा था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस जो है वो बैन कर दिया जाए। मतलब क्या होता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी, मैंने आपको समझाया था ना जब हमने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन पढ़ा था।
आपने वो मेरी वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखें। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन, जिसमें मैंने यूजीसी, एआईसीटीई, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, सबके बारे में बताया हुआ है, ठीक है जी। तो वो कहता है सबसे पहले क्या है, इट वॉज रिकमेंडेड दैट डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस शुड बी अबेंडेंड। डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो कंसेप्ट है वो बंद ही कर दिया जाए। कोई भी यूनिवर्सिटी या तो उसको रेगुलर कर दो या उसको डीम्ड भी ना रहने दो। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके पास सारी की सारी ऑटोनॉमस पावर्स होती हैं, लेकिन एक पावर से वो वंचित होती है, वो सेपरेटेड होती है। कौन सी पावर? टू एफिलिएट द कॉलेजेस। डीम्ड यूनिवर्सिटी कोई भी आगे नेक्स्ट कॉलेज को या किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एफिलिएट नहीं कर सकती। बाकी सारी की सारी पावर्स उसके पास होती है। डिग्रीज दे सकती है, करिकुलम डिज़ाइन कर सकती है, अपना जो है वो मैनेजमेंट जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है या मैनेजमेंट जो है कंट्रोल अपने हिसाब से कर सकती है। लेकिन एक पावर से वो वंचित होती है, टू एफिलिएट दी कॉलेजेस, ठीक है। तो वो उसके पास पावर नहीं होती। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी वही यूनिवर्सिटी होती है। और ये एक्ट 3, ठीक है जी, जो एक्ट 3 है हमारा यूजीसी में एक्ट 3, उसमें जो है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो है वो प्रावधान लिखा हुआ है, ठीक है जी। बट वो कहता है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो कंसेप्ट है वो खारिज कर दिया जाए। ये यशपाल कमेटी ने कहा था। इट ऑल्सो रिकमेंडेड दैट ऑल द डिजर्विंग डीम्ड यूनिवर्सिटीज शुड बी ईदर कन्वर्टेड टू फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज और वुड बी स्क्रैप्ड। वही वो बात आ गई मेरे वाली कि कहता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं या तो उनको स्क्रैप कर दिया जाए, या तो उनको बंद कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए, या उनको फुल फ्लेज रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाए। डीम्ड यूनिवर्सिटी नाम का कोई भी कंसेप्ट रहे ही ना पूरे इंडिया में, ठीक है जी। सो ये यशपाल, देखिए ये प्रॉपर एक फोकस पॉइंट है डीम्ड यूनिवर्सिटी वाला। किसने रेकमेंड किया था खारिज करने के लिए? यशपाल कमेटी ने, याद रखिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। द रिपोर्ट ऑल्सो सेड दैट द GRE लाइक टेस्ट नीड्स टू बी इवॉल्व एज द फॉर द पर्पस ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। अब देखिए GRE क्या होता है। GRE बेसिकली स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशंस। ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशंस जो USA में, कनाडा में कंडक्ट किए जाते हैं, आजकल इंडिया में भी कंडक्ट किए जाने लगे हैं। जिसमें GRE का बेसिकली होता क्या है, इट्स द मोस्ट कॉमनली रिक्वायर्ड एडमिशन टेस्ट फॉर ग्रेजुएशन स्कूल्स, ठीक है जी। GRE एग्जाम्स आर द ब्रॉड असेसमेंट ऑफ योर क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग स्किल्स एक्सेट्रा। मतलब ये ऐसा एग्ज़ाम होता है, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं GRE जैसे, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल पे हमें एडमिशन लेने के लिए ये जो है एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, ठीक है जी। इसमें हमारी क्रिटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल थिंकिंग, वर्बल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। तो कहता है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन में भी GRE के तरह के टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाने चाहिए, ठीक है जी। जैसे कि ग्रेजुएशन बी स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए GRE नामक जो है वो टेस्ट लिए जाते हैं, वैसे ही हमारे इंडिया में यूनिवर्सिटी एजुकेशन में भी ऐसे ही स्टैंडर्डाइज्ड जो है वो टेस्ट जो है लेने शुरू कर देने चाहिए, ठीक है जी। ताकि जो है बिल्कुल हमें जो भी स्टूडेंट्स आएँ या स्टूडेंट्स जो भी पढ़ें वो IQ लेवल उनका अच्छा हो, ठीक है जी। तो हमें उनको स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा, वो करना भी चाहिए, ठीक है जी। द रिपोर्ट ऑल्सो सेड दैट द GRE लाइक टेस्ट नीड्स टू बी इवॉल्व फॉर द पर्पस ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, द कमेटी रिकमेंडेड दैट द बॉडीज लाइक द NCTE, AICTE, UGC एंड अदर मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय द कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च शेयर ए 7 मेंबर बॉडी। अब उसने एक और रिकमेंडेशन दी। कहता है कि इस कमेटी ने कहा कि जैसे कि UGC है, AICTE है, NCT है, जितनी भी ये रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, इनको सबको रिप्लेस कर देना चाहिए। सिर्फ एक ही कमीशन ज्वाइंटली बना दी जानी चाहिए इनको सबको रिप्लेस करके, कि अलग अलग बॉडीज़ बनी हुई हैं, NCTE, AICTE, UGC, अलग अलग बॉडीज़ बनी हुई हैं। अब इन सबको रिप्लेस कर देना चाहिए एक ही बॉडी में। वो कौन सी बॉडी होनी चाहिए? शेयर, दैट इज़ कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। एक बॉडी ऐसी जो है वो यूनानिमसली बना देनी चाहिए ग्रैंड लेवल पे, ठीक है जी। ये भी इसने रिकमेंड किया। एंड इट ऑल्सो रिकमेंडेड दैट दिस न्यू रेगुलेटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर्स। और ये जो नया रेगुलेटर हम बनाएं, मतलब कौन सा, कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च शेयर, इसके ऊपर किसी भी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर या गवर्नमेंट प्रेशर नहीं होना चाहिए। जो भी हम नई अभी ये बनाएं कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च,
ये जो है 7 मेंबर बॉडी होनी चाहिए जो रिप्लेस करके NCTE AICTE UGC को रिप्लेस करके इस तरह की बॉडी बनाई जाए और इस बॉडी न्यू रेगुलेटर के ऊपर, इस न्यू बॉडी के ऊपर कोई भी तरह का किसी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए. इट शुड बी इंडिपेंडेंटली वर्केबल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन एज वेल एज द ओवरऑल एजुकेशन लेवल ऑफ इंडिया. राइट. सो ये सब चीज़ें हैं. अब लास्ट में आज के टॉपिक का बिल्कुल लास्ट है एजुकेशनल पॉलिसी 2019, जो अब तक ये करंट है, जो अब हम फॉलो कर रहे हैं. ये फॉलो हो रही है और इसमें और बहुत सारी रिकमेंडेशन जो अभी फॉलो भी करने वाले हैं हम. ठीक है जी, इंडिया लेवल पे फॉलो भी करने वाले हैं. तो यहाँ पे दिस इज़ द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2009, बिल्कुल लेटेस्ट है और इसके अंदर इसके क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बिकॉज करंटली जो करंट अफेयर्स आते हैं, करंटली जो प्रावधान है वो आते हैं. ठीक है जी, हायर एजुकेशन में. तो ये ज़रूर याद कर लीजिएगा. ठीक है जी, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, आजकल की है, लेटेस्ट वर्जन है. तो सबसे पहले क्या है, इट्स अ कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय MHRD prepared based on the recommendation of SR Subramanian committee report and K Kasturirangan committee report. आई होप आपको बहुत सिंपल से मैंने इंग्लिश लिखी हुई है, इसमें बार बार मेरे को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सबमिटेड की थी MHRD. ठीक है, उसने प्रिपेयर की थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 2 तरह की रिपोर्ट्स के ऊपर ये बेस्ड है. कौन कौन सी? सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट एंड के कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के ऊपर ये जो है वो कंपाइल्ड वे में ये रिपोर्ट जो है वो पेश की गई थी MHRD के द्वारा. न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2019. ठीक है जी. इट प्रपोजेज, ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है जी, ये लर्न कर लीजिएगा. इट प्रपोजेज अ न्यू करिकुलर एंड पेडागोगिकल स्ट्रक्चर. इट प्रपोजेज अ न्यू करिकुलर and pedagogical structure with 5+3+3+4 design. 5+3+3+4 design covering the children in the age group of 3 to 18 years. कहते हैं जो स्टूडेंट्स 3 to 18 years में एजुकेशन लेते हैं उनका एजुकेशनल पैटर्न जो न्यू एंड अपकमिंग होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? 5+3+3+4. तो ये ज़रूर याद रखिएगा. ये जो डिज़ाइन है, एजुकेशनल पैटर्न है, ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2019 में दिया गया था. ठीक है जी. द पॉलिसी प्रपोजेज टू क्रिएट अ न्यू स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी. अब इसने एक और प्रपोजल दिया कि न्यू स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी SSRA भी डिज़ाइन होनी चाहिए, एस्टैब्लिश होनी चाहिए, जिसका पूरा का पूरा जो है वो पूरी स्टेट स्कूल एजुकेशन को जो है वो कंडक्ट में लेके आए. ठीक है जी. द पॉलिसी प्रपोजेज टू क्रिएट अ न्यू स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी SSRA. ठीक है जी. आप आई होप आपको समझ आ रहा होगा और समझने की इतनी ज़रूरत नहीं जितनी लर्न करने की ज़रूरत है. ये पॉलिसी की रिकमेंडेशंस हैं, ये लेटेस्ट हैं और इस पर क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा. ठीक है जी. नेक्स्ट इसने क्या प्रपोज किया? इट विशेज टू कंसॉलिडेट 800 यूनिवर्सिटीज़ एंड 40,000 कॉलेजेस into around 15,000 large multidisciplinary institutions. अब इसने क्या किया? कहता जो 800 यूनिवर्सिटीज़ हैं टोटल, ठीक है जी, प्लस 40,000 कॉलेजेस हैं, ठीक है जी, उनको एक कंपाइल्ड वे में मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कंपाइल्ड वे में उनको बना दिया जाए. ठीक है जी. इट विशेज टू कंसोलिडेट 800 यूनिवर्सिटीज़ एंड 40,000 कॉलेजेस इनटू अराउंड 15,000 लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस. राइट. चलिए आगे चलते हैं. द पॉलिसी प्रपोजेज टू इंट्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. अब इसने प्रपोज किया 3 तरह के डिफरेंट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होने चाहिए. ये भी मैंने लिखा हुआ है. रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ पहले नंबर पे, टीचिंग यूनिवर्सिटीज सेकेंड नंबर पे, ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस थर्ड नंबर पे. इट प्रपोजेज, दोबारा से सुन लीजिए, दिस पॉलिसी प्रपोजेज टू इंट्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. दैट इज ऑन फर्स्ट नंबर दैट इज रिसर्च यूनिवर्सिटीज, सेकेंड नंबर टीचिंग यूनिवर्सिटीज एंड ऑन द थर्ड नंबर इट इज़ द ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस. ये भी इसने जो है प्रपोजल दिया. ठीक है जी, कि हायर एजुकेशन सिस्टम को 3 तरह के भागों में डिवाइड कर दिया जाए ऑन एन एवरेज. नेक्स्ट क्या है? इट प्रपोजेज टू सेटअप एन ऑटोनॉमस बॉडी कॉल्ड द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. अब वो क्या कहता है? थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है कि स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी जाए. कौन सी? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन.
ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी डेवलप होनी चाहिए, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एज अ स्टैट्यूटरी एंड एज अ ऑटोनॉमस बॉडी, ठीक है, ये एस्टैब्लिश होनी चाहिए बाय पासिंग द एक्ट इन द पार्लियामेंट। ये भी इसने प्रपोजल दिया कि ये चीज़ें बनानी चाहिए, एनआरएफ जैसी चीज़ें बनानी चाहिए। और उसने क्या कहा, MHRD टू बी रिनेम्ड एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कहता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को नया नाम दे दीजिए, दिया जाना चाहिए, क्या, MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो MHRD नेम renamed as Ministry of Education. It also aims to universalize the pre-primary education by 2025। कहता है प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है जैसे टोडलर्स को दी जाती है, ठीक है जी, मॉन्टेसरी लेवल पे दी जाती है ना, प्री प्राइमरी एजुकेशन मॉन्टेसरी लेवल पे दी जाती है, उसको थ्रू आउट नेशन जो है वो 2025 तक जो है यूनिवर्सलाइज कर दी जाए। बिकॉज ये क्यों ये कह रहा है, बिकॉज कोई कुछ करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, बिकॉज कोई स्टेट में कुछ हो रहा है मॉन्टेसरी लेवल पे, किसी स्टेट में कुछ और करिकुलम है, ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सलाइज स्टैंडर्डाइज करिकुलम डिज़ाइन कर दिया जाए 2025 तक, जिसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन भी जो है स्टैंडर्डाइज्ड वे में बिल्कुल इक्विवेलेंट बेसिस पे जो है थ्रू आउट नेशन जो है इम्पार्ट होनी चाहिए। एंड प्रोवाइड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर ऑल बाय 2025। सो दिस इज द प्रोविजंस। नेक्स्ट चलते हैं, एन अपेक्स बॉडी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और द नेशनल एजुकेशन कमीशन टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड। अब उसने एक और प्रावधान दिया, एक और रिकमेंडेशन दी कि एक अपेक्स बॉडी जिसका नाम होना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और द नेशनल एजुकेशन कमीशन टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, ये भी जो है कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। इट विल बी चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, और इसको कौन जो है किसके नेतृत्व में होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है, इट शुड बी चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर नेशन। तो ये सारी की सारी रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा। ये करंट अफेयर्स हैं, करंटली आएंगे, 101% आएंगे कि नई एजुकेशन पॉलिसी 2019 में क्या क्या रिकमेंडेशंस थी, और ये सारी जो है मैंने कंपाइल्ड वे में करवा दी, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, द पोजीशन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ शेर वाज रिकमेंडेड टू बी पैरेलल टू दैट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। शेर क्या था, अभी हमने पढ़ा है ना कि कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, कहता उसका जो पोजीशन है, उसकी जो पोजिशनल वैल्यू है शेर की, वो इट शुड बी पैरेलल टू दैट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है जी, ये भी इसने प्रावधान दिया। नेक्स्ट क्या है, इट वाज रिकमेंडेड दैट द यूनिवर्सिटीज मस्ट take up all the academic responsibilities and restricting the jurisdiction of the other regulators such as the Bar Council of India, Medical Council of India, etc. to administrative matters alone. So इसने लास्ट में क्या recommend किया, universities must take up all the academic responsibilities। यूनिवर्सिटीज़ को ओवरऑल जो है एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी चाहिए, और रिस्ट्रिक्टिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द अदर रेगुलेटर्स, और जो अदर रेगुलेटर्स हैं जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, इनको अपना एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स खुद सॉल्व करने चाहिए, ना कि यूनिवर्सिटी पे आके उनको कोलैबोरेट करना चाहिए। MCI BCI को अपना मैटर सॉल्व करना चाहिए, और यूनिवर्सिटीज़ को इंडिपेंडेंटली अपने जो है वो एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए, ना कि MCI और BCI की इंटरफेरेंस उसमें नहीं होनी चाहिए। सो ये सब चीज़ें हैं, ये सारी की सारी रिकमेंडेशंस किसने दी थी, न्यू पॉलिसी 2019 में। दोबारा से देख लीजिए, सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें जो है मैंने 1 बाय 1 लिखी हैं। इनको आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आप चाहे लिख लीजिए, इनको चाहे आप लिख के याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जैसे मर्जी कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको बता दिया है, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 100% जो है मैंने आपको करा दिया, ठीक है जी। सो नेक्स्ट ये इम्प्लीकेशंस हैं इसकी, सारी के सारी जो प्रपोज्ड रिकमेंडेशंस हैं, और नेक्स्ट ये है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी की। सो जल्दी से मेरी वीडियो को अभी के अभी लाइक करें, आपकी लाइकिंग्स हमारी मोटिवेशन लेवल को बढ़ाती हैं। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशनल चैनल है, इंडिया का फर्स्ट ऐसा चैनल है जो आपको हर एक तरह के एजुकेशन कम्प्लीटली प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है जी। सो इसको सब्सक्राइब करें, अभी तक अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब करें इस चैनल को,
इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा नीडी पर्सनस को, नीडी स्टूडेंट्स को शेयर करें, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। हम निभा रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आप भी निभाएं, ठीक है जी। नीडी पर्सनस को इनको शेयर करें ताकि वो सब्सक्राइब करें, 100% फ्री एजुकेशन ले पाएँ। और इस चैनल को जो है आप लाइक करें, हमारी वीडियोज़ जब भी देखते हैं लाइक करें, अपने अच्छे कमेंट्स दें। कोई आपकी इंक्वायरी है, आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको दोबारा समझा देंगे, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर करें एज अ ट्रू इंडियन। इस चैनल को आप ज़रूर फ्लरिश करें एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर नाउ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।